जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए सेशन में नई क्लास के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आने हैं, जो फंसने हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और आइए एक नई शानदार जानदार क्लास का शुरुआत करते हैं। इस क्लास को हर उस एनएम विद्यार्थी के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का फॉर्म डाला है या जो एनएम में अपनी जगह बनाना चाहता है। तो समय को ना गवाते हुए आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है गर्भावस्था में होता है। ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गर्भावस्था में कौन सी कंडीशन होती है? देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, गर्भावस्था किस में पूछ रहा है? प्रेगनेंसी में। ठीक है, किस में पूछ रहा है? प्रेगनेंसी में कह रहा है। क्या होता है गर्भावस्था में? क्या होता है? देखो, गर्भावस्था में ऐसे समझो इसको कि जो अपना लड्डू है, क्या है, मान लो ये एक प्रेग्नेंट वुमेन की वॉम्ब हो गई, यानी कि क्या, यूट्रस हो गई। ठीक है, इसमें कौन है? अपना लड्डू अभी है। ठीक है, ये अपना लड्डू हो गया। ठीक है, ये नालायक क्या कर रहा है? ये प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में, कब? थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या कर रहा है? ऊपर की ओर कंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर की ओर कंप्रेस कर रहा है। कहाँ पे कंप्रेस कर रहा है? यहाँ पे। ये क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। ये क्या कर रहा है? ऊपर की ओर कंप्रेस कर रहा है डायफ्राम में। डायफ्राम क्या करती है? हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो है ये वोम्ब में है, इसका साइज बड़ा हो गया है, तो ये क्या कर रहा है? ऊपर की ओर प्रेशर कर रहा है। कब कर रहा है? थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। ऊपर की ओर कंप्रेस करेगा तो जब डायफ्राम पे प्रेशर आएगा तो फीमेल को क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या होगी? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, बोले तो डिज्निया हो जाएगा। क्या होगा? प्रेगनेंसी में क्या फील करती है वुमेन? डिज्निया। क्या फील करती है? डिज्निया। डिज्निया जब फील करेगी वुमेन तो उसके अंदर क्या होएगा? जो भाई जब सांस सही से नहीं ले पा रही है, ठीक है, जब सांस सही से नहीं ले पाएगी तो अंदर बॉडी के अंदर जो है वो ना सही से सांस जा रही है ना सही से सांस आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होएगा? बॉडी के अंदर CO2 का लेवल घट जाएगा। क्या होएगा? CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। CO2 क्या होता है? एक एसिड होता है। ठीक है, CO2 का लेवल घट जाएगा और किसका लेवल बढ़ जाएगा? बेस का। ऐसे तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहते हैं। समझे? मदर वोम में जब बेबी मैच्योर हो जाता है और जब वो ऊपर की ओर कंप्रेस करता है, यानी डायफ्राम पे प्रेशर आता है, तो फीमेल जो है वो डिफिकल्टी फील करती है ब्रीथिंग में, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिस्निया कहते हैं। डिस्निया की कंडीशन में क्या होता है? जो CO2 का लेवल होता है वो घट जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बेस का लेवल बढ़ जाता है। CO2 क्या है? जो है एसिड हो गया। ठीक है, तो एसिड घटेगा तो क्या बढ़ जाएगा? बेस बढ़ जाएगा। तो जब बेस का लेवल बढ़ जाता है तो इसी कंडीशन को कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर? समझ आया? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेस का लेवल बढ़ जाने पर, एसिड का लेवल घट जाने पर जो फीमेल रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी फील करती है उसी को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहते हैं। एल्कलोसिस का मतलब समझ आ रहा है? एल्कलोसिस का मतलब समझ आ रहा है ना? CO2 का लेवल घट गया जिसकी वजह से बेस का लेवल बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि ये रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है। क्लियर? ये क्लियर? समझ आया? इसमें कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये भी नहीं होगा क्योंकि एसिड का लेवल घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेटाबॉलिक है। ठीक है, एल्कलोसिस तो है लेकिन मेटाबॉलिक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? प्रेगनेंसी में HCG का लेवल जो होता है बढ़ता है। क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होता है? फीमेल को वोमिटिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG हार्मोन के कारण फीमेल को क्या होती है? वोमिटिंग होती है। तो जो ये वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, इसी को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहते हैं। ठीक है, HCG हार्मोन के कारण जो फीमेल बार बार वोमिटिंग करती है, ठीक है, तो वहाँ पे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के
एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बार बार फीमेल को क्या होती है, मॉर्निंग टाइम में मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है, वोमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो जो कंटेंट है, फूड कंटेंट है, वो क्या होता है, एक्सपेल होता रहता है। इसी को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहते हैं। समझ आ रहा है? इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो रही है उसी को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब ये वोमिटिंग बहुत ज़्यादा सीवियरिटी का कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चली जाती है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है, तो उसी कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। समझ आ रहा है? 4 ऑप्शन क्लियर हुए? एसिडोसिस में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, एल्कलोसिस में बेस का लेवल बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेशन के द्वारा जो बेस का लेवल बढ़ेगा उसे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बोलेंगे। और जो वोमिटिंग के कारण एल्कलोसिस हो रहा है या जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण जो दिक्कत आ रही है उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। समझ आया? ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसव की प्रक्रिया के दौरान भ्रूण के कपाल के आकार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंगेजमेंट, बेलोटमेंट, माउल्डिंग या क्विकनिंग। ऑप्शंस को देखिए ध्यान से, फिर आंसर कीजिएगा। पूछ रहा है गर्भावस्था के दौरान जो फीटस का हेड होता है उसमें चेंजेस होते हैं। क्या होता है? कब? ड्यूरिंग लेबर के दौरान क्या फीटस के जो हेड है, हेड में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट सगाई हो जाती है? नहीं, इंगेजमेंट में क्या होता है कि ये जो मदर का वोम है इसमें जो अपना लड्डू है, ठीक है, ये क्या होता है, ये नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इंगेजमेंट। ठीक है। इससे हेड में कोई नीचे की ओर सरक रहा है तो इससे हेड में कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन है नहीं होगा। दूसरा है बेलोटमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है, बेलोटमेंट एक पाल्पेटरी टेक्निक होती है। ठीक है, ऐसे समझो, मान लो मदर का वोम हो गया, ठीक है, इसमें अपना लड्डू है फीटस फॉर्म में, इसके अंदर जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए, इसकी मात्रा को जांचने के लिए क्या करते हैं, दोनों हाथों से ऐसे कंप्रेस करते हैं। तो एक बार कंप्रेस करेंगे, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स फील होगा। तो जो फोर्स होगा इसको हमारे हाथ को क्या होगी, ऐसे हम दबाएंगे तो हमारा हाथ ऐसे पीछे को जाएगा। जब मदर वोम को एक बार हम ऐसे सिकोड़ेंगे, ऐसे पाल्पेट करेंगे, पाल्पेटरी टेक्निक्स लगाएंगे फिंगर से, हैंड से, तो जो होगा इसमें रिबाउंडेड फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिबाउंडेड फोर्स लगेगा। हमने ऐसे किया तो हमारा रिबाउंडेड फोर्स से हमारा हाथ पीछे की ओर जाएगा। तो जो ये रिबाउंडेड फोर्स लग रहा है इसी को क्या बोलते हैं, बेलोटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलोटमेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जब फीटस को फील करने के लिए या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए इंटरनल फोर्स, अंदर की ओर फोर्स लगाते हैं, तो जो वापस फीटस की तरफ से या जो यूट्रस को वापस से रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो फोर्स आता है उसी को रिबाउंडेड फोर्स लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बेलोटमेंट कहते हैं। समझ आ रहा है? जैसे किसी चीज़ को हम दबाएंगे तो क्या होगा, वापस से वो जब नॉर्मल कंडीशन में आएगी तो हमारे फोर्स से हमारा हाथ पीछे जाएगा, तो इसी को बेलोटमेंट कहते हैं। समझ आ रहा है? ये दो टाइप का होता है, देखो, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो जो ये हम बाहर से चेक कर रहे हैं इसे एक्सटर्नल बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एक्सटर्नल जो है बेलोटमेंट कहते हैं, एक्सटर्नल बेलोटमेंट। और यहीं पर जब देखा होगा पीवी करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा आता है तो जब फिंगर से हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, बच्चा एक बार पीछे जाके अगर आता है तो हमारी फिंगर्स पे क्या होता है, उसका बेबी का हेड टकराता है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि बेबी का हेड आ रहा है कि उसका लेग आ रहा है नीचे से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरनल बोलते हैं, क्योंकि इसको हमने इंटरनली किया। इसको बोलते हैं इंटरनल बेलोटमेंट। बाहर से जो प्रेशर हमने डाल के चेक किया उसे एक्सटर्नल बेलोटमेंट कहेंगे, और जो इंटरनली फिंगर से किया उसे इंटरनल बेलोटमेंट
कहते हैं। समझ आ रहा है? कोई डाउट हो रहा है इसमें? नेक्स्ट ऑप्शन है माउल्डिंग। माउल्डिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, बोन के ऊपर बोन जो है चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? जब बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, बेबी को जो डिलीवरी होती है तो हेड जो होता है बेबी का काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी वो ईजिली डिलीवरी हो पाए, इस वजह से क्या होता है, बेबी का जो ये हेड होता है, यहाँ पे सूचर होता है, ये सिकुड़ जाता है, तो बेबी का हेड कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, जिससे वो ईजिली डिलीवर हो पाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोल्डिंग बोलते हैं। बोन के ऊपर बोन जो है चढ़ जाती है, हालांकि ये लगभग 72 घंटे में नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उस समय डिलीवरी के दौरान चढ़ जाती है। तो बोन के ऊपर जब बोन आ गई तो क्या हुआ, बेबी के हेड में चेंजेस आए। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हेड में चेंजेस को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? मोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल्डिंग। तो हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? एक ऑप्शन और है क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होती है? 16 से 20 हफ्ते में, कब? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको पहले रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कब? प्रेगनेंसी के 16 से 20 वीक में क्या होता है, बच्चा जो है किक करता है। कहता है ना, बच्चे ने लात मारी, लात मारी, लात मारी, लात मारी, बच्चे ने लात मारी, देखो इधर लात मारी, देखो इधर लात मारी। तो लात मारता है ना बच्चा, क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट फीटल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किक बोल सकते हैं या फर्स्ट फीटल मूवमेंट, ठीक है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट या किक कब होता है? 16 से 20 वीक के आसपास बच्चा जो है पहली बार जो होता है अपने पैरों को चलाना स्टार्ट कर देता है, किक मारना स्टार्ट कर देता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्विकनिंग। तो अगर कोई पूछे क्विकनिंग क्या होता है, तो क्या होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है। समझ आया? हमारा आंसर सी इज अ करेक्ट। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा बीएमआई क्या है? बीएमआई क्या है? बीएमआई क्या है? देखो, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो बीएमआई, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बॉडी मास इंडेक्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 18.5 से 24.9। कितनी होती है? 18.5 से 24.9। अगर इससे ज़्यादा होता है, अगर 24.9 से ऊपर होता है, 25 हो जाता है, तो इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। मतलब आदमी जो है या पर्सन जो है वो अनहेल्दी है, वो मोटा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल रेशियो है। इसको कैसे जानते हो? अपने हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग। हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग। देखो, अगर आप अपना बीएमआई चेक करते हो और इसके ऊपर आता है तो कितना, क्या बोलेंगे उसको? ओबेसिटी बोलेंगे ना। देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है हाइट बाय वेट। हाइट बाय वेट मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट से बीएमआई निकालते हैं। समझ आ रहा है? इस फॉर्मूले से आप अपना बीएमआई निकाल सकते हो। कितना आना चाहिए? 18.5 से 24.9। क्लियर? बीएमआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? बॉडी मास इंडेक्स। ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवजात शिशु का सामान्य तापमान कितना होता है? क्या पूछ रहा है कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? न्यूबॉर्न
क्या पूछ रहा है? न्यूबॉर्न बेबी है, उसका टेम्परेचर। तो पहले तो जान लो न्यूबॉर्न कितने दिन को बेबी को कहते हैं? आफ्टर डिलीवरी 0 से 28 दिन के बच्चे को क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन होती है, एक को बोलते हैं अर्ली नियोनेट और दूसरे को बोलते हैं लेट नियोनेट। ठीक है, अर्ली नियोनेट जो होता है ये 7 से 28 दिन, सॉरी 0 से 7 दिन के होता है। ठीक है, और जो लेट नियोनेट होता है वो 7 से 28 दिन का होता है। यानी एक न्यूबॉर्न बेबी कितना होता है? 0 से 28 दिन के बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। और उसमें 2 कंडीशन होती है, 0 से 7 दिन के बच्चे को अर्ली नियोनेट कहते हैं और 7 से 28 दिन के बच्चे को लेट नियोनेट कहते हैं। समझ आया? अर्ली और लेट नियोनेट, इनका टेम्परेचर पूछ रहा है कितना होता है। तो अगर बच्चे का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस है तो ये बच्चे का क्या हो जाएगा? नॉर्मल टेम्परेचर होता है। समझी? 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर। अगर इस 36.5 से टेम्परेचर कम हुआ तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। बच्चों में हाइपोथर्मिया को और किस नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। समझ आया? इसमें कोई डाउट? तो हमारा ऑप्शन 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट। क्या? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो टीबी से रिलेटेड जांचें होती हैं, जहाँ से सारे प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? और वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नाम तो यही हो गया ना, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर या आगरा? किसके बारे में पूछ रहा है? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूछा। तो देखो किसके बारे में? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूछ रहा है। टीबी कब मनाया जाता है? टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल टीबी दिवस मनाया जाता है ना। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। समझ आ रहा है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? या नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ पे? कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु होता है, बेंगलोर कहते हैं या बेंगलुरु कह लो। ठीक है, बेंगलुरु ही कह लो। कहाँ पर है? बेंगलुरु। ठीक है, समझ आया? तो 2024 में टीबी दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? थीम 24। ये भी तो पूछ सकता है ना क्वेश्चन में। टीबी डे जो मनाया गया था 24 मार्च को, इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। यस, हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये क्या थी? 2024 की थीम थी। जैसे कि आप लोग अपना थीम बनाए हुए हो कि यस वी कैन क्वालिफाई, वी कैन क्लियर द एग्जाम, है ना।
जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं आता। तो वक्त दो अपनी पढ़ाई को, इस समय ये वक्त वही है जब तुम रातों को जाग कर तैयारी करोगे और आने वाले समय में जीत कर आओगे, पास होके आओगे, सेलेक्ट होके आओगे। तो अभी मन लगा के पढ़ लो। क्या बोल रहा है, थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। क्लियर? जो एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि टीबी फ्री इंडिया कब तक हो जाएगा? 2025 तक। क्या? टीबी फ्री इंडिया कब तक डिसाइड किया गया कि 2025 तक हम टीबी का एंड कर देंगे, टीबी का समाप्त कर देंगे। अगर पूछ ले किसी पर्सन में टीबी है, टीबी के सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, लिखना। पहला क्या आएगा? टीबी अगर किसी पर्सन को हो गया है तो हम जो है वो कैसे पता करेंगे इसको टीबी है? कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? नाइट स्वेट आएगा, ठीक है, रात में सोते समय पसीना आता है बहुत ज़्यादा पर्सन को, खासकर हेड और चेस्ट पे, ठीक है। दूसरा आएगा उसको पर्सिस्टेंट कफ होएगा, मतलब दो हफ्ते से ज़्यादा तक उसको खांसी की समस्या बनी रहेगी। पर्सन का जो है खांसी के साथ साथ चेस्ट पेन फील करेगा, उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थका हुआ महसूस करेगा, उसका वजन बहुत तेज़ी से घटेगा। और क्या क्या दिक्कत आएगी? अगर वो खांसता है तो उसके स्पुटम में खून भी आ सकता है, ठीक है। और उसको शाम के समय इवनिंग टाइम में फीवर आएगा, साथ ही उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की समस्या देखी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन किस में देखी जाती है? टीबी के मरीजों में देखी जाती है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स होता है तो कौन क्या मरीज को ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस है, तो तुरंत मॉन्टेस्ट टेस्ट करके उसका चेक करवाना है। ये क्लियर हुआ? हमारा आंसर क्या हो गया? बेंगलुरु। ऑप्शन में था दिल्ली, दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता, दिल्ली में भैया लाल किला है। बेंगलुरु में हमारा टीबी इंस्टीट्यूट हो गया। अगला है जयपुर, जयपुर में तो हवा महल है। आगरा, आगरा में तो ताजमहल है। तो हमारा आंसर इज अ बी करेक्ट। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा लाइट की समस्या हो रही है। अगला क्वेश्चन है, वोमिटिंग उल्टी में एस्पिरेशन न्यूमोनिया के बचाव में सहायक है। क्या बोलता है? वोमिटिंग यानी कि उल्टी, सीधी नहीं उल्टी। उल्टी में जब एस्पिरेशन न्यूमोनिया होता है तो उसमें कौन सा रिफ्लेक्स बचाएगा? गैग रिफ्लेक्स बचाएगा कि नी रिफ्लेक्स बचाएगा कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बचाएगा या एनल रिफ्लेक्स बचाएगा? आंसर है देखो, पहला क्या बोल रहा है? नी रिफ्लेक्स। क्या बोल रहा है? नी रिफ्लेक्स। नी रिफ्लेक्स। नी रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है? नी रिफ्लेक्स करते किस लिए हैं भैया? नी रिफ्लेक्स तो नी का असेसमेंट यानी घुटने की जांच करने के लिए करते हैं। किस में करते हैं? नी असेसमेंट में करते हैं। किसके अंदर? जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके नी असेसमेंट किया जाता है। घुटने में आपने देखा होगा एक ऐसा करके रहता है ना, एक हैमर, इसको क्या बोलते हैं? नी हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नी हैमर। इसको क्या करते हैं? घुटने पे क्या करते हैं? टक टक मारते हैं ना, तो उससे घुटने की जांच होती है। जब ऐसे टक टक करके मारते हैं तो क्या होता है? नी हैमर से जब ऐसे टक टक करके मारते हैं तो क्या होता है? नी में रिफ्लेक्शन होता है। उस जो नी रिफ्लेक्स होता है, नी रिफ्लेक्स होता है, इसमें क्या होता है? फ्लेक्स। दो कंडीशन होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। क्या होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है जब नी हैमर से यूज करते हैं, उस पर मारते हैं, घुटने पैर के घुटने पर ऐसे टक टक करके मारते हैं तो नी रिफ्लेक्स होता है। उसमें फ्लेक्शन में क्या होता है? घुटना जो है वो फैलता और सिकुड़ता है, जिससे नी की जांच हो पाती है। तो इसमें तो उल्टी के बारे में पूछा था, तो घुटने के बारे में तो कोई मतलब है नहीं, है ना। अगला ऑप्शन है गैग रिफ्लेक्स। क्या है? गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स ये हमारे नेक का ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पर एक नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व होती है। क्या होती है? वेगस नर्व। वेगस नर्व होती है। इस वेगस नर्व चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व होती है भैया, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। कौन से नंबर की? 10th, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे चौकीदार बोलते हैं। किसका? गले का चौकीदार बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं?
गले का चौकीदार, गले का चौकीदार ये किस चीज़ की चौकीदारी करता है? एयरवे की। किसकी? एयरवे की। ये बैठा होता है यहाँ पे, जो हम फूड खाते हैं उसको क्या करता है? सीधा ओसियोफेगस के थ्रू स्टमक में जाने के लिए बोलता है कि हम एयरवे विंड पाइप के जैसे बैठे हैं। ऐसे देखो, ऐसे ही होता है ना। तो ये हमारी विंड पाइप हो गई, यहाँ पे हमारी विंड पाइप हो जाती है, ठीक है। ये विंड पाइप हो गई, ये इसोफेगस हो गया। यहाँ पे जो हम फूड होता है जो खाते हैं, वो जब फोर्सफुली ऐसे बाहर की ओर एक्सपल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वोमिटिंग बोलते हैं ना। लेकिन जब ये फूड यहाँ से ना जाके बाहर निकलता और कुछ फूड का कंटेंट अगर यहाँ से इसके अंदर चला जाए, यानी कि विंड पाइप में चला जाए, एयरवे में चला जाए, तो क्या होता है? वहाँ पे वो उसके थ्रू विंड पाइप के जाता है और फिर लंग्स में चला जाएगा, जिससे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये वेगस नर्व होती है, ये इसकी चौकीदारी करती है और इसको तुरंत एक्सपल कर देती है। कैसे? कभी देखा है ना, जब हम मुंह में उंगली डालते हैं, चेक करना हो तो करना, मुंह में 2 उंगली डालना, यहाँ तक पहुँचते ही तुरंत ही करके उकाई आ जाएगी, हो जाता है ना। उसको क्या बोलते हैं? इसी रिफ्लेक्स को गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं, गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो ये कुछ भी कंटेंट मुंह में जाते ही अगर विंड पाइप की तरफ पहुंचने लगता है तो जो रिफ्लेक्स होता है, जो फोर्सफुली इसको आउट करता है, इसी को क्या बोलते हैं? गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। जब ये गैग रिफ्लेक्स काम नहीं करता है और कोई फूड कंटेंट जो है विंड पाइप या एयरवे के थ्रू चला जाता है लंग्स में, तो वहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण जो निमोनिया हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? एस्पिरेशन निमोनिया बोलेंगे। समझ आ रहा है? एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है? एस्पिरेशन निमोनिया में जो फूड कंटेंट होता है वो आउट ना होकर के या इसोफेगस में ना जाकर लंग्स में या विंड पाइप एयरवे में चला जाता है, जिसकी वजह से जो है एस्पिरेशन निमोनिया कॉज हो जाता है। इसी एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए जो ये गैग रिफ्लेक्स होता है, ये वर्क करता है। ये क्या करता है? उस फूड कंटेंट को फोर्सफुली आउट करता है, ठीक है। तो जो ये फूड फोर्सफुली आउट करता है, कौन करता है? वेगस नर्व होती है 10वें नंबर की, वो करती है। तो जो ये वेगस नर्व है उस फूड कंटेंट को फोर्सफुली आउट करती है, तो इसी रिफ्लेक्स को गैग रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? इसीलिए इसको वेगस नर्व को, ये 10वें नंबर की होती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व, ये इसको क्या बोलते हैं? गले का चौकीदार बोलते हैं। गैग रिफ्लेक्स समझ में आया? ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक में स्थित रहता है। जो वेगस नर्व होती है वो गले की चौकीदारी करती है, या जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसे प्रिवेंट करती है। इसी रिफ्लेक्स को, इसी प्रिवेंशन को या रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्ट है गैस्ट्रो कॉलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रो क्या होता है? स्टमक, और कॉलिक क्या होता है? कोलोन। यानी जो फूड कंटेंट खाया जाता है मुंह के थ्रू, जो है वो पेट तक आता है, पेट से आकर फिर ये ऐसे ऐसे करके आंतों तक जाता है, कोलोन तक जाता है, उसी को क्या इस रिफ्लेक्स को वे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। फूड कंटेंट आया, पेट में आया, पेट से यानी स्टमक में आया, गैस्ट्रो में आया, गैस्ट्रो के बाद ये जो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता रहता है, कोलोन में जाता है, इसको क्या बोलता है? गैस्ट्रोकोलिक। और अगला है एनल रिफ्लेक्स। एनल रिफ्लेक्स कहता है ये जो फूड कोलोन तक आया और फिर एनल के थ्रू होते हुए एक्सक्रीट हो जाता है, स्टूल पास आउट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। यानी कि स्टूल पास आउट करने को एनल रिफ्लेक्स बोलेंगे। और गैस्ट्रोकोलिक में क्या होता है? गैस्ट्रिक से आने के बाद जो कोलोन तक फूड पहुंचता है उसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलता है। ये जो आगे की ओर बढ़ता रहता है, इसी रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और आउट हो गया तो एनल रिफ्लेक्स हो गया। समझ आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैग रिफ्लेक्स। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? गैग रिफ्लेक्स। हमारा आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। वोमिटिंग से प्रिवेंशन बचने के लिए कौन सा, या एस्पिरेशन निमोनिया से बचने के लिए कौन सा रिफ्लेक्स काम में आ रहा है? गैग रिफ्लेक्स, जो यहाँ पे चौकीदारी कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर?
कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म शॉक है, क्या पूछ रहा भैया? वार्म शॉक है। वार्म शॉक क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है या सेप्टिक शॉक होता है? देखो वार्म शॉक क्या पूछ रहा है? वार्म शॉक, वार्म शॉक बोले तो गरम 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 शॉक। क्या होता है? गरम गरम। वार्म बोलो तो गरम गरम शॉक, शॉक होता है। इसमें क्या होता है, जो वार्म शॉक होता है अगर ये हट जाए, शॉक की कंडीशन में क्या होता है, जो ये वार्मनेस होती है चली जाती है, जिसकी वजह से बॉडी कोल्ड हो जाती है। जिस पार्ट की वार्मनेस गई वो बॉडी का पार्ट कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, एकदम ठंडा पड़ जाएगा। और ठंडा पड़ेगा तो जब वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठंडा पड़ जाने की वजह से सफ़ेद या पेल्लोर कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उसे शॉक की कंडीशन कहते हैं। जिस भी बॉडी पार्ट में शॉक लगेगा, ज़्यादातर तो बॉडी शॉक जो होता है वो पूरे बॉडी में लगता है। वार्म शॉक पहला ऑप्शन है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। क्या बोल रहा है? कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक में क्या होता है, ये मान लो हमारा हार्ट है, क्या है? हमारा हार्ट है, ठीक है। यहाँ होल बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। अगर कार्डियोजेनिक, कार्डियो बोले तो हार्ट, कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट में शॉक लग जाएगा तो क्या होगा, ये जो है अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा। हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा। हार्ट में शॉक लगने के पूरी तरह से ब्लड पंप नहीं होने के कारण बॉडी की जो आगे के पार्ट्स है उसमें ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई ही सही से नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो कोल्ड हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, जब हार्ट में शॉक लगेगा तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी। अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, बॉडी के पार्ट जो हैं वो कोल्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोल्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है वो बहुत कोल्ड पड़ जाएंगे बॉडी के पार्ट्स। तो इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोजेनिक शॉक। क्योंकि जितनी नीड है उतनी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, जितने की नीड है उतनी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये समझ आया? तो इसको क्या बोलेंगे? कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। ये तो हार्ट से रिलेटेड हो गया, इसमें तो शरीर के सारे पार्ट कोल्ड होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं, इसमें ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन होती है। क्या भाई, हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हार्ट का लोड बढ़ रहा है, उसके अंदर उसका ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा और पेशेंट की बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है, घबराहट की वजह से। ये समझ में आ रहा? दूसरा एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है, ये किसी एलर्जी के कारण अगर बॉडी में शॉक लगता है तो उसे एलर्जी के कारण जब बॉडी में शॉक लगता है तो उसे एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं सही होगा। तीसरा है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक में क्या होता है, इसमें जो नर्व फाइबर होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। मान लेते हैं कैसे, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक, इसमें क्या होता है, किसी कारण से अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, किसमें, हमारी रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, हमारे ये जो पीछे वर्टिब्रा होती है इसमें अगर किसी कारण से चोट लग जाए या रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वहाँ पे क्या होएगा, क्या होएगा, नर्व फाइबर्स भी टूट जाएंगे ना भाई। जब रीढ़ की हड्डी डैमेज होगी, रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो नर्व फाइबर भी टूटेंगे। तो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होते हैं, जो नर्व फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। क्यों ब्रेक डाउन हो रहे हैं? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट वोट लग जाती है, उसकी वजह से हो जाते हैं, ठीक है। अगर रीढ़ की हड्डी ब्रेक होगी, उसमें चोट लगेगी तो क्या होगा, उसके साथ साथ नर्व फाइबर भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब नर्व फाइबर ब्रेक डाउन हो गए तो क्या होगा, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस बॉडी कंट्रोल। समझ रहे हो? जब बॉडी के सारे पार्ट्स होंगे उसके कंट्रोल लॉस होने लगेंगे तो पर्सन की बीपी जो है कम होने लगेगी, बीपी कम होने लगेगी। वो पर्सन में क्या देखा जाएगा, ब्रेडी कार्डिया की कंडीशन देखी जाएगी। एक चीज़ और याद रखना, सिर्फ इकलौता यही न्यूरोजेनिक शॉक है जिसमें ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन देखी जाती है। बाकी जितने शॉक होते हैं सबके सब में ट्रैकीकार्डिया देखी जाएगी, चाहे वो एलर्जी से होने वाला शॉक हो या हार्ट की वजह से शॉक हो या कोई अदर शॉक हो, सब में ट्रैकीकार्डिया देखी जाती है। लेकिन जो ये
न्यूरोजेनिक शॉक होता है, इसमें ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन देखी जाती है। सब में बीपी बढ़ती है, इसमें बीपी डाउन हो जाती है। समझ आ रहा है? न्यूरोजेनिक शॉक क्या है? रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से जो नर्व फाइबर होते हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के कंट्रोल लॉस हो जाता है और पर्सन ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में जाता है। ठीक है, समझ आया ये? तो वार्म शॉक पूछ रहा, तो ये तो ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, इसमें जो है बीपी भी लो हो रही है, बॉडी का कंट्रोल लॉस हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अगला है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक इसमें क्या होता है? सेप्टिक शॉक में क्या होता है? ब्लड में इन्फेक्शन हो जाने के कारण क्या होता है? सेप्टिक शॉक में जो ब्लड में इन्फेक्शन, सेप्टिक बोले तो इन्फेक्शन ना, तो ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है या किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से बॉडी वार्म फील करती है। तो जब बॉडी वार्म फील करती है, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? वार्म शॉक बोलते हैं। क्या बोलता है? ये हो गया सेप्टिक शॉक। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन होगा। जब ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन आएगी। इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होगा तो वार्मनेस बढ़ेगी, गर्माहट बढ़ जाएगी, शरीर बॉडी वार्म फील करेगी, और जब वार्म फील करेगी तो इसी को वार्म शॉक कहते हैं। समझ आए? वार्म शॉक में क्या होगा? सेप्टिक शॉक को वार्म शॉक कहते हैं। क्लियर? तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी। कौन सा आंसर हो गया हमारा? डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्डियोजेनिक में हार्ट में शॉक लग रहा था, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया की कंडीशन हो रही थी। अगर हार्ट की कंडीशन जो है खराब होगी तो बॉडी क्या होएगी? कोल्ड हो जाएंगे बॉडी के पार्ट्स जो है, क्योंकि सही से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो बॉडी का कलर येलो या फिर वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? नर्व फाइबर जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्यों? रीढ़ की हड्डी में किसी कारण से अगर चोट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए उसके कारण, तो जब नर्व फाइबर ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो बॉडी का कंट्रोल लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अच्छे से बॉडी के सारे पार्ट्स के कंट्रोल लॉस होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका हार्ट का होगा, सारे कंट्रोल लॉस हो जाएंगे। पूरी बॉडी के जितने पार्ट्स ऑर्गन काम कर रहे हैं, किडनी, लीवर, सब अच्छे से वर्क नहीं, क्योंकि उनका कंट्रोल लॉस हो जाएगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब बॉडी का कंट्रोल लॉस होगा तो पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में जाएगी, उसकी बीपी लो हो जाती है। ठीक है, इकलौता यही है जिसमें ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन पाई जाती है, बाकी जितने शॉक है सब में टैकीकार्डिया की कंडीशन पाई जाती है। ये याद रखना, ये ऑप्शन बना के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है? इसमें जो है ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की कंडीशन आती है और बॉडी में वार्मनेस बढ़ती है, इसी को वार्म शॉक भी कहते हैं। सेप्टिक शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज वार्म शॉक। तुम्हारा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है? किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के कारण जो शॉक लगता है उसे एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। इसमें पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उसके अंदर टैकीकार्डिया की कंडीशन पाई जाती है। समझ आया? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एंटीथायरोटिक ड्रग है। क्या पूछ रहा है? एंटीथायरोटिक ड्रग है। जो को पहले तो ये जान लो कि एंटीथायरोटिक ड्रग्स होता क्या है। एंटी थायरॉइडिक होने का मतलब कि पर्सन के अंदर क्या है? थायराइड कंडीशन क्रिएट हो गई है, थायराइड का लेवल बढ़ गया है। जब जिनके अंदर थायराइड का लेवल बढ़ेगा उन्हीं को भैया एंटीथायरोटिक ड्रग्स दी जाती है। समझ आई बात ये? और जिनको थायराइड का लेवल बढ़ गया मतलब कि हाइपर हो गया, हाइपर थायरोडिज्म हो गया। ठीक है, एंटीथायरोटिक ड्रग किस में देते हैं? थायराइड के लिए, यानी कि थायराइड का लेवल बढ़ गया। थायराइड का लेवल बढ़ा मतलब कि हाइपर थायरोडिज्म की कंडीशन हो गई। समझ आ रहा है? तो हाइपर थायरोडिज्म में कौन सी ड्रग दी जाती है? लीवोथायरोक्सिन दी जाती है। क्या दी जाती है? लीवोथायरोक्सिन ड्रग दी जाती है एंटी हाइपर थायरोडिज्म के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी दी जाती है? इसके अलावा क्या दिया जाता है? प्रोपाइल थाइयूरोसिल। कौन सी ड्रग दी जाती है? प्रोपाइल यूरोथायरोसिल ड्रग दी जाती है। और दी जाती है मेथिमाजोल। मेथिमाजोल नाम की ड्रग्स दी जाती है। ये सारी ड्रग कौन सी हैं? ये जो है हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग है। जो मेन ड्रग दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? लीवोथायरोक्सिन दी जाती है। ये सब भी एंटीथायरॉयडिक ड्रग ग्रुप के ही ड्रग हैं। ठीक है,
एंटीथायरॉइड ग्रुप के ही ड्रग होते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग होते हैं ये लीवोथायरोक्सिन जो होती है ये खाली पेट दी जाती है, सुबह खाली पेट दी जाती है, लेकिन ये दोनों जो है आफ्टर मील या विथ मील दी जाती है, यानी खाने के साथ या खाने के बाद। ठीक है, खाने के साथ या खाने के बाद दी जाती है, दोनों ड्रग में ये अंतर है। ठीक है, ज़्यादातर ये ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? लीवोथायरोक्सिन नाम की ड्रग जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है। समझ आया? एंटीथायरॉइड में क्या होता है? एंटीथायरॉइड में थायराइड के लिए ड्रग देते हैं, इसमें हाइपोथायराइड की कंडीशन में ही ज़्यादातर दी जाती है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है लीवोथायरोक्सिन होती है, जो कि ज़्यादातर सुबह के टाइम खाली पेट लेने के लिए बोला जाता है। लेकिन और कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? ये होती है प्रोपाइल थायरोयूरेसिल और मेथमाजोल, ये ड्रग्स होती हैं, इनको खाने के साथ या खाने के बाद देना चाहिए। क्लियर हुआ? तो एंटीथायरॉइड ड्रग कौन सी हो गई? हमारा पहला ऑप्शन है प्रोपाइल थायरोयूरेसिल और मेथमाजोल। तो और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये दोनों ड्रग हैं, तो उपरोक्त दोनों हमारा आंसर हुआ। कौन सा हुआ? उपरोक्त दोनों। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? ये समझ आया? एक ड्रग इसमें देखना और दी हुई है, ये ड्रग दी हुई है। जो ये ड्रग होती है ये किस में दी जाती है? ये 5th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है, 5th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है, कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल। जो ये कार्बामेजापाइन नाम की ड्रग होती है, ये 5th क्रेनियल नर्व जो होती है कि ट्राइजेमिनल, जब इसमें डिफेक्ट हो जाता है, जब दिक्कत आ जाती है, कौन सा इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नामक बीमारी में दी जाती है ड्रग। ठीक है, जो 5th नंबर की नर्व होती है इसको क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल। जब इसमें ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो जाता है तो इसको ट्रीट करने के लिए कार्बामेजापाइन ड्रग दी जाती है। इसको जब दिया जाता है इसमें, ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या होता है? इसमें फेस के आधे पार्ट में दर्द होता है। कब होता है? जब कुछ खाते पीते हैं, ब्रश करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे फेस के आधे पार्ट में पेन फील होता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बोलते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए कार्बामेजापाइन ड्रग दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वन साइड पेन ऑन फेस। क्लियर? इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग दिया जाता है। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हुआ। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मेकोनियम स्टेनिंग का रंग क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। ठीक है, मेकोनियम स्टेनिंग में जब मेकोनियम स्टेनिंग हो जाता है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा होता है? हरा होता है, लाल, नारंगी या नीला? देखो मेकोनियम क्या होता है? मेकोनियम, इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टूल ऑफ फीटस। फर्स्ट स्टूल ऑफ फीटस, जो बच्चा होता है मदर वोम्ब में, अगर वो जो स्टूल पास करता है पहली बार तो उसी को क्या बोलते हैं? मेकोनियम बोलते हैं। कहाँ पे पास करता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। देखो जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, वो क्या करता है? माँ का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो उसका स्विमिंग पूल होता है उसके चारों तरफ, ठीक है, जिसमें वो तैरता रहता है, उसी को पीता है और उसी में जो है यूरिन पास आउट करता रहता है। उसी को पीता है, उसी में भी यूरिन करता है, उसी में पीता है, उसी में करता है। ठीक है, तो जब उसी को पीता है और वो उसमें स्टूल पास कर देता है और वो स्टूल एस्पिरेट कर जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेकोनियम स्टेनिंग। समझ आया? जब बच्चा जो होता है, जो फीटस होता है, अपना ही स्टूल को जो है एस्पिरेट कर जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मेकोनियम स्टेनिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है?
मेकोनियम स्टेनिंग, फर्स्ट टोल ऑफ बेबी जब उसको क्या करता है, एस्पिरेट कर जाता है, ठीक है, एस्पिरेट कर जाता है। तो एस्पिरेट कर, जो मेकोनियम होता है जब बेबी कंटिन्यू इसको, फर्स्ट टूल होता है बेबी का, जब इसको एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में पास आउट करता है तो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। समझ आया? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर बच्चा मेकोनियम स्टेनिंग हो रहा है बच्चे में का, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। एक ऑप्शन है लाल रंग, लाल रंग कब हो जाएगा, जब वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग देखी जाएगी तब। ब्लीडिंग की कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो रेड कलर का हो जाता है। किस कलर का, ब्लीडिंग या हेमरेज, हेमरेज, ब्लीडिंग की कंडीशन या हेमरेज की कंडीशन एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा लाल रंग का हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा मेकोनियम पास कर देगा उसकी वजह से क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मेकोनियम पास कर देगा तो ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लीडिंग हो जाएगी या हेमरेज होता है तो लाल रंग का, और अगर डार्क ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का कब होता है, आईयूडी की कंडीशन में, आईयूडी की कंडीशन में होता है, ठीक है। और सैफरॉन कलर का कब होगा, सैफरॉन कलर का पोस्ट मैच्योरिटी में होगा, पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है। कुछ उड़ रहा है? एक होता है गोल्डन कलर, कौन सा कलर, गोल्डन, ये कब देखने को मिलता है गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड, RH इन कंपैटिबिलिटी में, कब देखने को मिलता है, RH इन कंपैटिबिलिटी में ये कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि गोल्डन कलर का, डार्क येलो कलर का शाइनी जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तब वहाँ पे RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन देखी जाती है। ये RH इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो, जब मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव और बेबी का पॉजिटिव हो, ठीक है, बेबी का, इस कंडीशन में RH इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाती है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे गोल्डन जो है एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? ग्रीन कलर का कब देखने को मिलेगा, जब बच्चा जो है मेकोनियम पास कर देगा एमनियोटिक फ्लूइड में, उस कंडीशन में, ठीक है। रेड कलर का किस कलर, कहाँ गया, रेड कलर का कब देखने को मिलेगा, जब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। सैफरॉन कलर का कब देखने को मिलेगा, ये पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। डार्क ब्राउन जो होता है ये आईयूडी को इंडिकेट करता है, और गोल्डन जो होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी को करता है इंडिकेट। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन। मेकोनियम स्टेनिंग की कंडीशन में ग्रीन कलर का स्टूल जो है पास करेगा बच्चा, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी ग्रीन हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज क्या होता है, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज में जान लो क्या होता है। मान लो ये एक गांव है, ठीक है, ये एक क्या है, गांव है, तो इसके अंदर जितने नए मरीज होंगे क्या होंगे, न्यू केसेस और ओल्ड केसेस। तो जो ये न्यू केसेस होंगे इनको क्या बोला जाता है, इंसिडेंस बोला जाता है, इंसिडेंस बोलता है। और नए और पुराने को मिला के क्या बोलते हैं, प्रीविलेंस बोलते हैं। समझ आ रहा है? मतलब समझ आ रहा है ना, एक गांव है, उस गांव के अंदर जितने नए केसेस पाए जाएंगे या जो नई बीमारी, सिर्फ नए केसेस को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस।
लेकिन जो नए रोगी हैं, नए केसेस हैं, और जो पुराने रोगी हैं, जो पुराने केसेस, उनको मिला के क्या बोलते हैं? प्रिवलेंस। इंसिडेंस बोले तो नए रोगी और प्रिवलेंस बोले तो पुराने रोगी। समझ आ रहा है? तो प्रिवलेंस ऑफ डिजीज क्या होता है? ऑप्शन में था नए रोगी, पुराने रोगी, दोनों, या पता नहीं, कैसे नहीं पता, पता है। तो प्रिवलेंस ऑफ डिजीज में क्या होगा? नए और पुराने दोनों रोगी। हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? प्रिवलेंस मतलब नए और पुराने रोगी, इंसिडेंस मतलब सिर्फ नए रोगी। तो प्रिवलेंस का मतलब पूछ रहा है तो नए और पुराने दोनों, नए और पुराने रोगी, समझ आया? कोई डाउट? नेक्स्ट, आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी थॉट के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।